और उस कानून में भी वो लाइन आया कि जो एमएलए और एमपी को देना पड़ेगा वो आम नागरिक को देना पड़ेगा, वो कानून में लिखा। पहले सूचना एक माध्यम था, लेकिन अब सूचना पर कमा रहे हैं लोग। तो जैसे जिन मजदूरों ने मस्टरोल बाहर निकाला और देखा कि काम पे लगे हैं 10, मस्टरोल में लिखे हैं 100, 90 के पैसे आप खा रहे हैं। जिस स्टेट में इलेक्शन हार जाते हैं वो नरेगा का पैसा रोक देते हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं आप किसी का नाम ले नहीं सकते हो। तो मेरे पता नहीं आपका धंधा का क्या होगा। सबका ही बंद है। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। आपको अभी 35 इयर्स हो गए राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून के साथ लाने के लिए स्ट्रगल, फिर ड्राफ्ट लाने के लिए स्ट्रगल और उसके बाद लागू करने के लिए स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल एमकेएसएस ने 3 डेकेड से ऊपर की है। कैसा रहा ये टाइम ट्राइंग टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट? तो ये बहुत ही रोचक कहानी है। रोचक कई कारणों से। रोचक इसलिए क्योंकि पहली बात यह है कि ये हमारे जैसे लोगों के दिमाग का उपज नहीं है। ये अरुणा रॉय यानी खिल्डे, अंग्रेज़ी बुहाशी, उनका नहीं है। मज़दूरों और किसानों के संगठन के साथ थे, बन रहा था, और उनकी लड़ाई आम जिंदगी की चीज़ों से थी। उनका संघर्ष था कि हमें रोज़ी रोटी, मजदूरी मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, और असल में तो न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई से निकली हुई थी। तो इसीलिए रोचक था कि उन्होंने कहा, उनको समझ में आया कि ये दुनिया जिस ढंग से चलती है उसमें सूचनाएं बाहर निकले तो उनकी लड़ाई में, उनके संघर्ष में बहुत कुछ हो जाएगा। तो केवल सूचना के लिए सूचना नहीं चाहिए, सूचना चाहिए जवाबदेही के लिए। और वो उनको समझ में आया। मुझे न्यूनतम मजदूरी क्यों नहीं मिल रही है, वो आपने कह दिया, आप उनसे पूछा तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड में आप काम ही नहीं करते। अरे भाई, कहाँ काम नहीं करते हैं? उस रिकॉर्ड में। तो रिकॉर्ड दिखाओ। नहीं, रिकॉर्ड नहीं देख सकते। तो दूसरी बात ये थी कि जब ये लड़ाई शुरू हुई तो अंग्रेज़ों के टाइम से 1924 का बना हुआ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने तो बनाया था कि लूट के वो छिपा सके, कोई बताए नहीं। अब हमारे आज़ाद भारत में क्यों नहीं हुआ कि नहीं, अब तो कुछ नहीं छुपा सकते हो, सब खुला होगा। तो ये लड़ाई उसी का एक तरीके से उपज था कि लोगों ने कहा हमारे हक हमें चाहिए, न्यूनतम मजदूरी का हक चाहिए, खाने का हक चाहिए, राशन की दुकान का हक चाहिए, दवाई का हक चाहिए, और सारे चीज़ें छुपे थे। तो ये भी कुणाल हमें याद रखना चाहिए कि लोगों ने, आम लोग, गरीब लोग, महिला पुरुषों ने लड़ाई लड़ी जब कोई कानून नहीं था। तो आज कानून का हम रोना रोते हैं, और रोना भी चाहिए कि वो ठीक से लागू नहीं हो रहा है। लेकिन लड़ाई, संघर्ष आया जब कोई कानून नहीं था। कानून बनाने का संघर्ष, कानून बनवाने का संघर्ष, कानून को लागू करने का संघर्ष, वो ताकत है। सो आरटीआई मतलब थोड़ा अगर आप टाइम से लेके समझाए कि इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या रहे ओवर द इयर्स। तो जब लोगों ने शुरू में कहा कि हमें देखना है वो रिकॉर्ड, और समझ में आया, एक हमारे मोहन जी थे, अनपढ़ थे, दलित थे, उन्होंने न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई के दौरान एक गीत बनाया, और वो गीत था राज चोरों का जमाना रिश्वतखोरों का। लेकिन उसमें 2 लाइन थे। एक लाइन था, पहले वाले चोर भैया जंगलों में रहते थे, आजकल के चोर बंगलों में रहते हैं। तो वो तो उनको दिख रहा था। फिर एक लाइन है जो हमें बाद में समझ में आया कहाँ से ये समझ बन रही थी। पहले वाले चोर बंदूकों से मारते थे, आजकल के चोर कलमों से मारते हैं, राज चोरों का। तो ये इनको समझ थी कि ये कागज़, वो अनपढ़ थे, लेकिन कागज़ का उनके ज़िंदगी पर और जो लिखा गया है उसका कितना असर है, उस कलम का कितना असर है। तो कलम से हम आज़ाद भी होते हैं, लेकिन कलम से हम लोगों को सब्जुगेट भी करते हैं, और आजकल वो डिजिटल में भी वैसे ही चलने लग गया। तो तब कुछ कुछ नारे निकले इस आंदोलन में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों ने कहा हमारे पैसा
हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आप देख नहीं सकते हो। तो लोगों का नारा निकला और ये मैं एक कहानी बताऊंगा। 1996 तक ये लड़ाई 90 से 96 तक चलती रही और एक धरना ब्यावर में हुआ जहाँ ये नारा बहुत प्रचलित हुआ। लोगों ने ही अपने आप उसको उपज दिया कि हाँ हमारा पैसा हमारा हिसाब। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई को आप देखो तो समझाने में लोग बड़े बड़े पीएचडी लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन 4 शब्द हमारे लोकतंत्र में उसको समझा देता है। अंत में तो पैसों का खेल है, उसका जनता को हिसाब मिलेगा या नहीं, उन्हीं का पैसा है, जनता का पैसा है। तो सुशीला एक है हमारी साथी जिससे शायद आप कभी मिले भी होंगे, वो गई दिल्ली में, हम बहुत सारे लोग गए और एक ग्रुप था महिलाओं का जो ब्यावर के धरने से गए और ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने जगह जस्टिस पीबी सावंत ने मीटिंग बुलवाई थी कि हमें आरटीआई के कानून के लिए एक संघर्ष करना चाहिए और यह ब्यावर की लड़ाई वहाँ पेश होनी चाहिए। तो एक पत्रकार ने सुशीला से पूछा आप कितने पढ़े लिखे हो? तो उसने कहा मैं 4th पास हूँ। तो आपका क्या लेना देना आरटीआई से? तो सुशीला ने कहा भाई साहब मैं मेरे 10 साल के बच्चे को 10 रुपए के साथ बाज़ार भेजती हूँ और कहती हूँ कि चाय की पत्ती ले आना, थोड़ा नमक की थैली ले आना और माचिस ले आना, तो वापस आता है, मैं उससे हिसाब मांगती हूँ। सरकार मेरे नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, क्या मैं हिसाब नहीं मांगूंगी? तो हमारा पैसा हमारा हिसाब। और इसी तरीके से उसी आंदोलन में एक और नारा जो प्रभाष जोशी जी बहुत बड़े पत्रकार थे हिंदी के, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता के, उन्होंने एक लेख लिखा जिसका वो शीर्षक दिया कि हम जानेंगे हम जिएंगे। लोगों ने कोई एसोटेरिक बड़ी बुद्धिजीवी की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने अपने जीने की लड़ाई लड़ी। मुझे राशन चाहिए, मुझे पेंशन चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, मुझे मेरे ज़मीन का नकल चाहिए, मुझे वो सारे चीज़ चाहिए जो आपने मुझे कंट्रोल किया और मेरे नाम पर लूटा है। तो वो बहुत बड़ा उसका एक हिस्सा था। तो इसलिए इसको कहा गया सूचना के जन अधिकार का संघर्ष। जनता को अधिकार मिले सूचना के ऊपर, नहीं तो सूचना का अधिकार सत्ताधारियों के पास तो पूरा था, हमारी सूचना वो ले, और वही लड़ाई आज तक चलते आ रही। इसी वजह से आज भी इस देश में सूचना के अधिकार कानून बना बाद में। हाँ। कानून पहले राजस्थान में बना, मतलब पहले तो तमिलनाडु में बना और तमिलनाडु में बहुत ही सूचना नहीं देने का कानून बना। तो ये भी जब हम ब्यूरोक्रेसी और सत्ताधारियों के हाथ में कुछ दे देते हैं बिना उसके ऊपर निगरानी रखे, तो कई बार उल्टा होता है। उसमें कुछ 26 कुछ ही चीज़ थे जो आपको ले सकते और बाकी कुछ ले ही नहीं सकते। लेकिन फिर राजस्थान में सन 2000 में बना, फिर 10 राज्यों में बना, और फिर केंद्रीय कानून जो बना, भारत का कानून जो बना, वो उस समय पूरी दुनिया में माना जाता था कई सालों तक एक तरीके से सेकंड बेस्ट कानून था। ये सारे अमेरिका, इंग्लैंड, जिनको हम बड़े बड़े डेमोक्रेसी, हालांकि हम देख रहे हैं कि उनका क्या हाल है उनके लोकतंत्र का, उनको पीछे रखा और आज भी 60-70 लाख लोग हर साल उस सूचना के अधिकार के कानून को काम में लेते हैं। तो सूचना की वो असली क्रांति थी, पहली क्रांति थी। जन आंदोलन से एक जनता द्वारा सूचना की क्रांति लाई गई और वो पावर की लड़ाई थी। उन्होंने समझा कि केवल मुझे कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं, मेरे ऊपर पावर चल रहा है और उस पावर की वजह से मुझे ना मजदूरी मिल रही है ना दवाई मिल रही है, और जब बड़ी लड़ाइयाँ हुई, मेरी ज़मीन छीनी जा रही है, तो समझ में आया कि ये पावर और रिसोर्सेस, उसके पीछे सूचना के अधिकार की लड़ाई है। वो लोगों को समझ में आया और लोगों ने वो लड़ाई लड़ी। और इसीलिए आज भी हमेशा ये लड़ाई, ऐसा नहीं है आज इनको छिपा रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये निजता, प्रिवेसी की बात है। लोगों ने उस समय भी उस कानून में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है प्रिवेसी और डेटा और प्रोटेक्शन। तो उस समय उस कानून में लिखा था कि जो कोई सार्वजनिक चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और मात्र किसी की निजी जिंदगी से जुड़ा है, तो वो प्रिवेसी, तो वो निजता है।
लेकिन आप अपने नाम से दूसरों की जिंदगी को खराब कर रहे हो या आप पब्लिक रिसोर्सेज ले रहे हो, तो उसको कैसे निजता कह सकते हैं? वो तो पब्लिक चीज है। तो वो उस कानून में लिखा गया, उस समय के कानून में, इसलिए जनता ने कानून बनाया, जनता क्रांति लाई। और बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि जिनके हाथ में सत्ता था और वो उसके नाम पे छिपा के चीजें कर रहे थे, वो एक दौर आया और इसलिए इतना मजेदार है क्योंकि जब लोगों को लगा मैं ये अर्जी लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ किसी दफ्तर में, और आज तक उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, अब वो घबराने लग गए। अब उसने जिसने गलती की उसको खुद देना पड़ रहा था क्योंकि उसमें पेनल्टी भी था, उसमें ये सारी चीजें थी, और उसने सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जिसके हाथ में कंट्रोल था। मैं आम नागरिक पूछ रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय है या चाहे मेरे सरपंच का वहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, जवाब आपको देना पड़ेगा। मालिक लोकतंत्र में असली मैं वहाँ स्थापित हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और उस कानून में भी वो लाइन आया कि जो एमएलए और एमपी को देना पड़ेगा वो आम नागरिक को देना पड़ेगा, वो कानून में लिखा। यदि आप आम नागरिक को नहीं दे रहे हो तो उसका मतलब आप एमएलए एमपी को भी एक सूचना नहीं दोगे। करेक्ट। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भारतीय लोकतंत्र में हुआ, आम लोगों से आया, और आज भी इसीलिए बहुत कोशिशें हैं इसको कम करने की, लेकिन लोग लगे हैं और लगे रहेंगे। किस टाइप की सूचना लोग चाहते थे लेना और कहाँ ये गया, मतलब इससे क्या क्या इम्पैक्ट आया, जो बिगर इम्पैक्ट जर्नी स्टोरीज, सो उस वो डिस्कस कर सकते हैं अगर। हाँ, तो मतलब आम लोगों ने तो शुरू किया उस चीज़ से कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। तो राजस्थान में सूचना के अधिकार को मस्ट रोल दिखाओ जैसे कहा गया था, क्योंकि हर जगह लोगों के नाम रोजगार के लिस्टों में, और वो कह रहे थे वो दिखाओ, और वो ही नहीं दिखा रहे थे कि मेरी हाजिरी कितनी है, मेरे साथ कितने लोग काम पे लगे हैं, अब क्या कर रहे हैं। लेकिन जब हम ब्यावर में आए 1996 में और 40 दिन के धरने में बैठे, तब ब्यावर के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहने लगे कि ये क्या मांग रहे हो, आप कैसे मांग रहे हो जो आम गरीब नागरिक है। फिर उनको समझ में आया और उन्होंने, मुझे याद है एक वकील ने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में कि कभी कोई ढांचा अपना कलेजा निकाल के नहीं बताएगी, नहीं दिखाएगी। और क्या है कलेजा? कलेजा है कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम, आज की तारीख में आपको पता है कि सबसे बड़े, हम कहते हैं कि हम कुर्की लगा देते हैं किसानों पर कि वो लोन नहीं देते वापस, और हम कुर्की उस पर नहीं लगाते हैं जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट देते हैं, और नाम ही नहीं बताने के लिए तैयार था। सूचना के अधिकार ने ही वो खींच के निकाला, वो भी बहुत कदमों में लेके निकाला कि कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग गई, किसको कितना ब्याज पर कितना पैसा मिलता है और किसको कितना पैसा ब्याज पर पैसा मिलता है। ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स भी यदि वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, चुनाव में खर्चा कितना होता है, और फिर लाए ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, क्योंकि ये उल्टा करते रहते हैं सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जजमेंट हम सुप्रीम कोर्ट का देख ले, वो साफ कहता है कि बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा कि कौन दे रहा है किसको कितना पैसा, जबकि सब कुछ छिपाया था ट्रांसपेरेंसी के नाम पे। और वो धीरे धीरे कुछ चीजें निकलती रही, और जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और निकल के आया, साफ दिख रहा है जिस कंपनी को प्रॉफिट नहीं है वो क्यों खर्च कर रही है भाई, वो क्यों चुनाव में दे रही है, जिसके पीछे ईडी पड़ा है उसके ही वो डोनेशन आ रहा है। तो दिख रहा है क्या एक पूरा क्विड प्रो को, तो जनता को दिखता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ये एक लड़ाई, ये एक अलग लड़ाई है, लेकिन सूचना मिले तो जवाबदेही चालू होती। और ये बहुत व्यापक तौर पर जो लोग प्रभावित होते हैं उनके लिए भी है, और जो बहुत बड़े, हम कोई ऐसा करप्शन का स्कैंडल जो निकला है उसके पीछे आरटीआई ने चीज़ें निकाल के उजागर करके नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा मानना है आज उन आरटीआई वालों 100 से ज़्यादा लोगों के मारे गए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो इलीगल माइनिंग कर रहा है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। जो ये पैसे खा रहे हैं वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो असल देशभक्त तो ये लोग हैं
लेकिन उनको मारा भी जा रहा है, उनका प्रोटेक्शन भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी लगे, क्योंकि नागरिक उस किस्म का है जब लग जाता है, और जर्नलिस्ट लगे हैं तो बहुत सारे, चाहे आप फॉरेन डील्स में कहो, चाहे अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स का हो, आप किसी भी पुल गिर जाएगी और आप उसके कागज़ निकाल लोगे तो उसकी कहानी सामने आ जाएगी। और पुल गिर रहे, सड़कें टूट रही है, कई बिल्डिंगें कोलैप्स हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी आज हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है क्या कि हम एक्स्ट्रा परसेंटेज डालते रहें। ये भी ढंग से सूचनाएं निकले तो और मौका मिले उसको काम में लेने के लिए। तो सूचना की लड़ाई तो बहुत आगे भी बढ़ी है, लेकिन उसके वजह से ही पीछे आज की तारीख में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को नहीं लगा रहे हैं। दूसरे कानूनों में DPDP डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों से उसका अमेंडमेंट कर रहे हैं। दूसरे कानूनों में उसके लिए जगह बना रहे हैं कि सूचना नहीं देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा खेल तो एक तरीके से खेला जा रहा है कि डिजिटल सूचना के युग में डिजिटल सूचना ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो पर जो भी जैसे जिस चीज़ की सूचना लोग चाहते हैं उनको अगर चाहिए तो वो RTI के थ्रू आज भी केवल 10 रुपए खर्च के वो सूचना वो ले सकते हैं। जैसे जो भी सूचना हो कि यहाँ पे कितना खर्चा हुआ स्ट्रीट लाइट लगाने में, कि ये रास्ता कब बनना शुरू हुआ, से लेके जो भी सूचना वो लेना चाहे। तो कुणाल, अब ये है, हम एक ऐसे जगह ये इंटरव्यू इस समय हो रहा है जहाँ एक तरीके से एक क्रांति तो थी, ये जब लोगों ने सूचना की क्रांति, और जैसे आप कह रहे हो 10 रुपए डालो, एप्लीकेशन डालो और अब जितना भी बड़ा ले सकते हो, हजारों करोड़, नरेगा में 1 लाख करोड़ लगभग खर्च होता है, उसकी कुछ भी सूचना आप निकाल सकते हो, उसकी सूचना बाहर भी प्रदर्शित होती है। लेकिन अब ये डिजिटल सूचना क्रांति में ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सूचना है, और सूचना का इतना बम्बार्डमेंट है, एक तरीके से सब तरफ से आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जो अभी एक कानून ये लाए, क्योंकि इन्होंने कहा अब इतनी सूचना इतनी आसानी से अपने आप मिलने लग गई कि नहीं, हमें लोगों की निजता को बचाना है। तो इन्होंने जाके जो एक अमेंडमेंट उस कानून से RTI में लाए, उससे कह दिया कि किसी का नाम नहीं पूछ सकते हो, किसी के तरीके से किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो RTI 3 चीज़ों की वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन आई। नंबर 1, भ्रष्टाचार रोकने के लिए। नंबर 2, शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए। और नंबर 3, मेरे अधिकार नागरिक के रूप में लेने के लिए। और तीनों चीज़ों में बहुत बड़ा काम आया। लेकिन अब यदि आप किसी का नाम ही नहीं देख सकते हो तो भ्रष्टाचार है, लेकिन किसने किया पता नहीं, तो क्या फायदा। पावर का दुरुपयोग है, आपने गलत व्यक्ति को दे दिया अपॉइंटमेंट VC का या किसी और चीज़ का, लेकिन किसने किया नहीं पता कर सकते हो। सड़क तो बनी और इतने खड्डे और पुल भी गिर गया, लेकिन कौन था ठेकेदार वो नहीं पूछ सकते हो बिना उसके परमिशन के। और मैं मेरा हक लेना चाहता हूँ, पेंशन में किसी ने मुझे मृत घोषित कर दिया जब मैं जिंदा हूँ, और मैं जाके उनको कहूँ कि किसने किया ये, मैं तो जिंदा हूँ, तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ किसने किया। ये अमेंडमेंट RTI में सूचना के अधिकार कानून में लाया, जो लोगों को पता ही नहीं है वो उस कानून के, और पारित हो गया, केवल लागू नहीं हुआ क्योंकि रूल्स नहीं आए। तो ये एक चीज़ है जिसके वजह से इनको एक मिल गया एक रास्ता, जो निजता के नाम पे, प्राइवेसी के नाम पे। अब ये आप सोचो कुणाल कि आज तक अंग्रेज़ों के टाइम में भी, चलो आपको RTI से सूचना नहीं मिल सकती थी, लेकिन आपको किसी से परमिशन नहीं लेना था यदि आप सच्चाई छाप रहे हो और बोल रहे हो, वो तो बताना ही है, वो तो लोग करते ही थे। पूरा खोजी पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वही तो है कि आप खोजो और नाम बताओ, कहो ये व्यक्ति ये कर रहा है। अब वो आप इस कानून में बिना पूछे उससे आप कर नहीं सकते हो। तो कानून क्या कहता है, मोटे तौर पर कानून कहने लग गया कि चाहे आप सही हो या गलत हो, आप किसी का नाम नहीं ले सकते हो। आप छिपाओगे तो छिपाना तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से बुरा बना। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्यों था कि आप बिना सरकार से पूछे कुछ भी नहीं छापोगे,
जब तक आपको बताया नहीं जाएगा छापने के लिए। अब ये उन्होंने लिया है कि आप उस पावर और शक्ति को पूछोगे जिससे सूचना को दुरुपयोग किया। और इस डिजिटल सूचना में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलने लग गई। पहली चीज़ है कि नाम दे दिया डिजिटल, अंत में है तो सूचना। सूचना को डेटा के रूप में बदला, और डेटा बताती है कितनी संख्या, या डेटा बताती है कहाँ क्या हो रहा है। डेटा को एक डिजिटल रूप में बदल के कह दिया कि एक नई चीज़ है। तो पहले हम सूचना के अधिकार में, और कई लोगों ने देखा, हमने राजस्थान में एक जन सूचना पोर्टल भी बनाया कि आपको आरटीआई का 10 रुपए का डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप डिजिटल दुनिया के काम में लो और आप उसको प्रदर्शित कर दो ताकि लोग जाके देख सकें खुद। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि क्योंकि डिजिटल है, जो आपकी हमारी सबकी सूचना, कौन किसको राशन, किसी को कुछ और पेंशन मिल रहा है, तो वो कहने लग गए कि ये सारी चीज एडमिन लॉगिन के पीछे छुपाएगी। तो सरकार हमारी सूचना ले रही थी और एडमिन लॉगिन के पीछे छुपाने लग गए। आरटीआई का धारा 4 हमने काम में लिया और उसको बाहर निकाल के जन सूचना पोर्टल राजस्थान में सरकार के साथ बनाया, जो आज तक 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया केवल सूचना के लिए। 20 करोड़ विजिट्स हुए और लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हुए सूचना। इतनी बड़ी भूख है फॉर इंफॉर्मेशन इस डिजिटल युग में, जहां हम कह रहे हैं सबको ही गूगल दे देगा, गूगल नहीं देता है वो वाली सूचना। और जन सूचना का पोर्टल बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है, वो सब आपके पास पहुंचाता है आपकी लैंग्वेज में। बिल्कुल, ताकि और आपको नीचे तक हर व्यक्ति को क्या मिला, किसको नहीं मिला, वो पता चल सकता है, क्योंकि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, हमारे पैसों से गया हुआ है। तो वो हर एक नीचे तक पहुंचाता है एक समझने हुए तरीके में। मेरा पैसा अटका है तो कहाँ है, मुझे हाँ मिला या ना मिला, क्या है, किसने किया, ये है। तो ये सारी चीज़ें, अब उसके ऊपर ये एडमिन लॉगिन का एक चक्कर था, अब वो हम खोले। तो अब इन्होंने ये एक दूसरा चीज़ किया है कि हमें ये भी एक दूसरा डिजिटल सूचना क्रांति में समझना चाहिए कि अब हम लोग बन गए हैं एक तरीके से प्रोडक्ट। सूचना तो प्रोडक्ट है, पहले सूचना एक माध्यम था, लेकिन अब सूचना पर कमा रहे हैं लोग। तो हम कहते हैं कि सूचना पूरा तेल है, डेटा पूरा तेल है। डेटा तो सूचना का एक एकत्रीकरण है। तो ये पूरा एक कमाने वाला प्रोडक्ट बन गया, और इसीलिए पूरी दुनिया में सबसे अमीर कंपनियां कौन है? डेटा वाले कंपनियां। अब वो किसके सूचना पर? उनके खुद की सूचना पर थोड़ी खेल रहे, आपके और हमारी सूचना पर खेल रहे। तो वो एक समझ में आया। और हम क्या हैं? हम मजदूर हैं। हमारी सूचना उस प्रोडक्ट को बना रही है, हम प्रोड्यूसर्स हैं उस सूचना के। तो आज के युग में वही चीज़ है, वही एक तरीके से पूंजीपति, आज सूचना के पूंजीपति दूसरों के लेबर से उसको इकट्ठा करके उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लेकिन सूचना को आप खोल दो, जो आरटीआई ने किया, तो वो आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये खेल खेलने लग गए हैं कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर ये एक ऐसा भयानक कानून भी ले आए हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं। केवल कानून की बात नहीं है, पहले तो बात है कि जिसके पास ये मशीनीकरण जैसा है। जब मजदूर लड़े तो लोगों ने कहा आपसे हम काम नहीं कराएंगे, मशीन से करवाएंगे, फिर और मशीन से करवाएंगे। तो अब और मशीन करते करते, कंप्यूटर्स करते करते एआई तक आ गए हैं, जहाँ वो इंसान को ही हटाने में लगे और कह रहे हैं पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें क्या असली इंटेलिजेंस चाहिए या नकली इंटेलिजेंस चाहिए? तो लोगों को इससे पूरी चीज़ से दूर कर रहे हैं, उनकी खुद की एजेंसी को दूर कर रहे हैं, उनकी खुद के मेहनत को दूर कर रहे हैं उस पूरे ढांचे से। और अब उस कानून में कह रहे हैं, सिंपल सी चीज़ वो कहने लग गए, और हम लोग भी भूल गए। वो कहने लग गए, एक तो आप किसी की सूचना मांग ही नहीं सकते हो, तो आरटीआई को एक लाइन में वो ख़त्म कर रहे हैं कि किसी का नाम नहीं पूछ सकते हो। तो एक तरीके से आरटीआई बेकार सा हो जाएगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं आप किसी का नाम ले नहीं सकते हो, तो मेरे पता नहीं आपका धंधा का क्या होगा।
सबका ही बंद हो जाएगा हाँ, सर। हमारी जिंदगी भी बंद होगी और आपका, पत्रकारों का, और लोगों का ये कैसे चलेगा। और तीसरा एक बहुत बड़ा जो ढांचा है जो सूचना रखता है वो सरकार है, हाँ और सरकार का काम है जनता का सूचना जनता को देना, और सरकार का काम है और प्रदर्शित करना, और सरकार का काम है सरकार के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत है। सर्वेलेंस ऐसा नहीं हो जाए कि उनको ही ताकत मिलते रहे, वो अपने जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उन्हीं के ऊपर वो ध्यान रखते रहे, उन्हीं का मिसयूज हो, वो पूरी राजनीति ही प्रभावित हो जाए, पूरा लोकतंत्र प्रभावित हो जाएगा। लेकिन ये कानून देखो तो सरकार चाहे जो कर सकती है, सरकार किसी से कुछ मांग सकती है, सरकार के सामने कोई निजता नहीं, सरकार के सामने तो सरकार में भी तो लोग बैठे हैं जिनके ऊपर कंट्रोल करना जरूरी था, और सूचना का अधिकार से बढ़िया कोई तरीका नहीं था कंट्रोल करने का, क्योंकि आप उनके ऊपर बंदूक नहीं तान रहे हो, आप केवल कह रहे हो बताओ क्या किया, उससे ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक एक तरीके का ये एक डिजिटल क्रांति के नाम पे कंपनियों के साथ एक सांठगांठ, क्योंकि कंपनी नहीं रुकेगी इससे। ये बड़ी कंपनियां तो आपसे और हमसे परमिशन आए दिन हमें क्लिक करना पड़ता है, परमिशन दे रहे हैं, उसके पीछे 15 पेज के परमिशंस है, तो उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो मांगते रहेंगे और हमारे पास चॉइस नहीं है। तो ये सारे, चाहे गूगल हो या फेसबुक हो या बड़ी बड़ी ये सारे जो, या ट्विटर के भी हो, या ये कोई भी, इलॉन मस्क से लेके सबके सब इसमें पड़े हुए हैं, और अब वो डिजिटली आपसे मांगते हैं, आपको सोचने का मौका ही नहीं है, यदि आप नहीं करेंगे तो आप घुस ही नहीं सकते हैं उसमें। कह रहे हैं फ्री में सर्विस दे रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं आपके पूरे डेटा के ऊपर, आपके घरों के अंदर घुस गए, वो नहीं रुक रहा है, उसमें कुछ भी नहीं रोक रहा है ये कानून। लेकिन जनता कहे कि मैं ये पावर की लड़ाई में, आप जो मेरे से पावर ले रहे हैं, आप जो शक्ति ले रहे हैं, और आप ये पूरा जो कमा रहे हैं, उसके ऊपर ये एक कमाई के ऊपर एक लड़ाई है, वो मौका बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। वो उसको आपका तेल निकालना चाह रहे हैं, लिटरली डेटा इज ऑयल, तो आप तेल का कुआं है और आपका तेल निकाल के वो रखना चाह रहे हैं, और सरकार के साथ एक सांठगांठ करना चाह रहे हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। हम मजदूरों और किसानों के साथ काम करते हैं, तो अब एक प्लेटफॉर्म डिजिटल इकोनॉमी भी चालू हो गया। तो एक तरफ तो ये सब प्लेटफॉर्म्स है, गूगल भी एक प्लेटफॉर्म है, ये सारे लोग प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी में भी क्या है, आप सोचो 2 मिनट। अब भी एक कानून पारित हुआ है, कुछ ही दिन पहले गवर्नर ने साइन किया, अच्छा है कि साइन किया, कर्नाटका में गिग वर्कर्स लॉ। और बहुत उस कानून में दुनिया के लिए बहुत चीज़ें सीखने लायक है कि मजदूर कैसे लड़ाई पलट के लड़ सकते हैं। तो उस कानून में है, पहली चीज़ है कि मेरा डेटा मुझे आप दोगे। अब कंपनियों ने क्या कहा, जब हमारी बातचीत हो रही थी उनके साथ और उनके प्रतिनिधियों, एग्रीगेटर के, उबर हो, ओला हो, ये सारे लोग, वहाँ अमेज़ॉन है, उनके प्रतिनिधि आए कि नहीं नहीं नहीं, ये डेटा नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेसी है, ये पूरा एक लॉ है और ये सब चीज़ें हैं, ये ड्राइवर का डेटा कैसे दे सकते हैं किसी और का। तो वहाँ बैठे थे वो लोग, डिलीवरी वाले, ड्राइवर, सब। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी, मेरा पेट्रोल, मेरा टाइम, मेरा इंश्योरेंस, मेरा रिस्क, मेरा डेटा मेरे से छिपाओगे? हाँ, तो बोर्ड मेरा है, मेरे बोर्ड में ये डेटा आना चाहिए। अब डेटा आते ही सारा खेल पता चल जाता है। खेल पता चलता है कि आप कह रहे हो इनको फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन आप उनका आईडी ब्लॉक कर रहे हैं यदि वो कहीं जाएंगे नहीं। ये आप कैसे उनको रेटिंग देते हैं वो पता चल जाने लग जाएगा। आप उनकी मजदूरी कितनी दे रहे हैं, कब दे रहे हैं और कितना काट रहे हैं वो पता चल जाएगा। पूरा खेल डेटा का है। वो कर क्या रहे हैं, केवल कंज्यूमर एक तरफ और काम करने वाला कामगार एक तरफ, और दोनों को जोड़ रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। डेटा का खेल। और डेटा बाहर निकल जाए तो जैसे जिन मजदूरों ने मस्टरोल बाहर निकाला और देखा कि काम पे लगे हैं 10, मस्टरोल में लिखे हैं 100, 90 के पैसे आप खा रहे हैं, वैसे ही यहाँ
एक झटके में पता चल जाएगा। बेसिकली अगर उस डिलीवरी वाले को पता चल गया कि उसने 20 डिलीवरी की थी समझिए लास्ट मई में, जहाँ पे उसको इतने पैसे मिले, और 1 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद उसने इस हफ्ते में 20 डिलीवरी की मई में ही और उसको इतने पैसे मिले। बिल्कुल। सो वो टाइप ऑफ डेटा आई थिंक अगर ये कानून आया है तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी विक्ट्री है, बिकॉज बिल्कुल, बिल्कुल। दे विल इजीली बी एबल टू नो कि उनका मोबिलिटी किस तरफ जा रहा है, कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, कितना तेल भरवा रहे हैं, सब कुछ, सब क्योंकि वो डेटा में है। सब सूचना में वो ताकत है। Yeah. वो रिसोर्सेज की लड़ाई है, वो पावर की लड़ाई है, वो कॉमर्स की लड़ाई है, वो मेरे मजदूरी की लड़ाई है। और मेरे मजदूरी में अब ये जो हर ट्रांजैक्शन पर इस कानून में जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि हर एक चीज़, वो कह रहे थे हम कोई मालिक नहीं है, ये कोई हमारे वर्कर नहीं है, हमारे एम्प्लॉई नहीं है, लेकिन उस समय तो आप हो ना, आप भेज रहे हो यहाँ से एयरपोर्ट या भेज रहे हो किसी के घर डिलीवरी के लिए, उस समय तो आप हो, तो वो तो हो, तो आपकी जिम्मेदारी उस समय है कि आप उनको मजदूरी ठीक दें। आपकी जिम्मेदारी है कि उसका वर्कर प्रोटेक्शन हो, कि ऐसे वो कितने घंटे गर्मी में पोल्यूशन में चलता है, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी भी उस समय तो है, कितनी बार वो करेगा आपके साथ या किसी के साथ, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के नॉर्म्स भी आने चाहिए। और सोशल सिक्योरिटी, उसका एक्सीडेंट हो जाए, चलो मरे नहीं, मरने का वो कहते हैं हम बहुत अच्छा इंश्योरेंस चलाते हैं, लेकिन मान लो उसका पाँव टूटा और वो 2 महीने काम पे नहीं आ पाया, कहाँ से ईएमआई भरेगा, क्या करेगा, क्या होगा उसके पास? तो ये पूरा, और आज आप और हम भी कल गिग वर्कर सब बनने वाले हैं, क्योंकि सारा ये कंपनियां जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इसीलिए गिग पर आ रहे और कंट्रोल करना चाह रहे हैं डेटा के थ्रू। डेटा का ही खेल है, डिजिटल का ही खेल है, तो उस डिजिटल खेल में हार नहीं मानना, यही यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के वर्कर्स ने निकाला। हम हार नहीं मानेंगे, हम उस डिजिटल को लेके हम बताएंगे आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और कानून बनवाएंगे ताकि आपको उसको पूरा करना पड़ेगा। और उस पर आर्ग्यूमेंट उनके कैसे होगी, नहीं हो सकती है। तो ये जो गिग वर्कर्स लॉ है जो कर्नाटका में आ रहा है, उसको थोड़ा अगर आप समझाएं तो क्या एग्जैक्टली? हाँ, तो वो लॉ है कि नंबर एक बात भारत के, और ये आज हम गिग वर्कर्स की बात कर रहे हैं, इसके बहुत बड़े इम्प्लिकेशंस आगे पूरा हमारा भारत का, जिसको असंगठित क्षेत्र कहते हैं। 94% माने जाते हैं मजदूर असंगठित क्षेत्र के, वो ही इस देश को चला रहे हैं सच पूछो तो। उनका ही प्रोडक्शन है, उन्हीं के सब कुछ है, मैन्युफैक्चरिंग में है, खेती में है, सब में है, लेकिन कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है। वो हमारे घरों में काम करते हैं तो भी रिकॉर्ड में नहीं, वो बाहर कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं तो भी नहीं है, माइनिंग में है तो भी नहीं, और खेतों में मजदूर हैं तो भी नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि क्योंकि इनका कंट्रोल है कि इसका रिकॉर्ड लो, ये करो और देखो ये कहाँ है, और इसके एक एक मिनट इसके ऊपर ध्यान रखो कंपनी का, तो रिकॉर्ड पे आ गए। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही हम आपके रिकॉर्ड पर आएंगे, कानून में कहा है, तो वो बोर्ड, एक बोर्ड है जिसमें वर्कर भी हैं, ये एग्रीगेटर भी हैं और सरकार भी, और वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस भी, तो उस बोर्ड में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। मैं आ गया रिकॉर्ड में, कब मैं उबर के लिए जा रहा हूँ, कब मैं ओला के लिए जा रहा हूँ, कब मैं नई काम पे हूँ, वो पूरा रिकॉर्ड आ गया। तो मेरा रिकॉर्ड ऑफ वर्क आ गया, जो इस देश में आज तक नहीं हुआ, वो सारा इनके पास था। तो लड़ाई थी कि डेटा मिले और वो काम पे जाए, वो ऐसी जगह जाए तो उसका काम हो सके। अब पहली लड़ाई चालू हुई थी कि सोशल सिक्योरिटी, मुझे कुछ हो जाए, तो कंपनियों ने भी माना हाँ आपको मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेंगे, आप तो हमारे लिए हमेशा काम नहीं करते। तो ठीक है, सब लोग मिलके आप बांट दो, हर ट्रांजैक्शन में आपका हिस्सा कितना है वो बांट दो। वो भी कहाँ से आएगा, डेटा से, वो भी डिजिटल दुनिया से। तो आ गया मजदूरों का अपने डेटा पर हक आ गया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और मेरा रिकॉर्ड ऑफ वर्क हो गया। तीसरा, हर ट्रांजैक्शन में मेरे ये 3 अधिकार आ गए कि मुझे सोशल सिक्योरिटी का एक हिस्सा, मैं बहुत करूंगा तो मेरा ज़्यादा उबर से मिलेगा, मैं कम करूंगा ओला तो कम वहाँ से मिलेगा, लेकिन सम्मिलित होगा, और मेरा सोशल सिक्योरिटी अंत में मिलेगा। और ये हमालों से लिया है ये पूरी कहानी। पुणे में एक हमाल यूनियन था जो 50 साल पहले उन्होंने कहा जो सिर पर बोरी उठाते हैं उनका क्या होगा जब
हट्टे कट्टे नहीं रहेंगे और काम नहीं कर सकते हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड के लिए कुछ होना चाहिए। तो हर बोरी पर हिस्सा, तो यहाँ हर राइड पर हिस्सा, तो हर इमीडिएटली डिलीवरी पर हर डिलीवरी पर हिस्सा। तो वो एक दुनिया के लिए एक ब्रेक थ्रू है। ये राजस्थान के कानून और अब कर्नाटका में एक और डाला उन्होंने, फेयर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हर चीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें फेयर टर्म्स में सोशल सिक्योरिटी आना चाहिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आना चाहिए, मतलब मेरी सुरक्षा काम के दौरान, और मेरे वेज, फेयर वेज आना चाहिए। तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो मिले। अब भी एक ऐड निकालने लगे कि आपको मेड सर्वेंट मिल जाएंगे बहुत सस्ते में। उन्होंने नाम अब बदल लिया, पहले मेड का नाम ही डाला, क्या इंस्टा मेड, अब नाम बदल लिया इंस्टा हेल्प में। नाम बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप एक एक घंटे के लिए किसी को बुला रहे हो, तो जिन्होंने 20 साल 30 साल से घरेलू कामगारों को ऑर्गेनाइज किया, उनके सामने कोई आके कहेंगे ठीक है हम घंटे घंटे पर बुला लेंगे और आप घर जाओ, तो आपके जो हक आपने लड़े, तो हर ट्रांजैक्शन में, हर एक में उनका ये हक बन जाए, तो फिर रिकॉर्ड पे भी आ जाएंगे किसके यहाँ काम कर रहे हैं, कितना काम किया, उनको मिनिमम वेज जो उस राज्य का है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हर ट्रांजैक्शन पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़ा ये एक रास्ता दिखाता है कि डिजिटल क्रांति की दुनिया में सरकार से तो हमने लड़ाई 1996 से लड़ी, और सरकारी सूचनाओं को बाहर निकालने की लड़ाई लड़ी तब जब कोई कानून नहीं था। ये एक नया चीज़ है जो मजदूरों ने रास्ता निकाला कि हम प्राइवेट सेक्टर से भी जो हमारी सूचना का दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारी सूचना से हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हम हमारी सूचना से पलट के उनसे कहेंगे कि आप, और जो 2 नारे आपने भी आपने एक गाना बनाया था, और वो 2 नारे कि रेटिंग नहीं हक चाहिए, मैं हक मेरे एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, और इंसान हैं हम, गुलाम नहीं। इंसानियत की क्या मांग रहे हैं, इंसानियत की चीज़ें मांग रहे हैं और अपने हक मांग रहे हैं, और वो कहाँ से ले रहे हैं, डेटा से इसको पकड़ रहे हैं, डिजिटल डेटा से। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ हमें हार नहीं मानना चाहिए। सब तरफ लोगों को लग रहा है, जैसे आरटीआई कानून आने के बाद भी इतनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है रोजाना उसको लागू करने के लिए, लेकिन लोग लड़ते हैं। यहाँ भी जो रास्ता ये गिग वर्कर वाला पूरी दुनिया में उसने बहुत दिक्कत दी है, क्योंकि कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया रास्ता निकल गया अपनी जिम्मेदारियां से हटने के। लेकिन यहाँ फिर से मैं कहूँगा, सूचना कैसे काम में लो, उसको समझो कैसे ये पावर लेता है और कैसे पावर बांटा जा सकता है, और आप अनपावर कैसे कर सकते हो अपने आप को सूचना से, केवल कंपनी नहीं। ये गिग वर्कर कानून ने बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है हमें। तो ये आगे का रास्ता है। कानून भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो इन्होंने अमेंडमेंट कहा, ये आरटीआई वाला, ये तो बिल्कुल हटना चाहिए। और 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं कहने के लिए, पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तब भी जो मंत्री जी है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, जबकि कानून स्पष्ट दिखा रहा है। क्या जरूरत थी उनको वो करने की। लेकिन दूसरा मेरा एक कहना है उस कानून पर, सूचना के इसमें, और ये इसलिए ज़रूरी है कि इस बातचीत में भी निकल के आए, कि असल में यदि ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन असल रूप में करना था तो बड़ी कंपनियों पर, मेटा डेटा वाले कंपनियों पर करना चाहिए। तो ये कहते डेटा फिड्यूशरी जिनको इनको कंट्रोल करना है, इस कानून में बस इतना ही कहते कि बिग डेटा फिड्यूशरीज के ऊपर ये कानून लागू होगा, और किसी पर नहीं, जर्नलिस्ट पर नहीं, आरटीआई यूजर्स पर नहीं। एग्जैक्टली ये करते पूरा खेल दिया, कहते हुए कि वो अपने डेटा से खेल रहे हैं। सबको लगता है यार मेरे डेटा का क्यों दुरुपयोग हो, तो हाँ कानून बनना चाहिए, लेकिन क्या बना रहे, उन्हीं के लिए बनाओ ना, बस वो 10 कंपनियों के लिए बनाओ, चल जाएगा। आम लोगों के लिए क्यों बना रहे हो? वो अपनी जिंदगी ही नहीं जी पाएंगे। हर एक को परमिशन थोड़ी मांगेंगे पूछने के लिए कि मैं इसको क्या बोलूं, उसको क्या बोलूं। तो बहुत ही खतरनाक कानून है, लेकिन उस खतरनाक कानून से लड़ना हमारा काम है। हम नागरिक हैं, समझदार हैं, हमारे गानों में, नारों में वो समझ निकलती है। हम आंदोलनों से अच्छे देश को बनाए हैं, और
चाहे कोई हमें आंदोलन जीवी कहे या नहीं कहे, हम अच्छा रास्ता भी इससे ये देश और मजबूत होगा, अच्छा होगा। संविधान में ये सारी चीज़ें लिखी है, उनको उनको ज़मीन पे उतारना हम सबका काम है। तो जैसे आप कह रहे थे गिग वर्कर्स का ये जो 90+% पॉपुलेशन किसी तरह का गिग वर्क ही कर रही है, तो अगर ये एज अ सेंट्रल पॉलिसी कोई भी सरकार लाए तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? ये आना चाहिए और इसका प्रेशर, जैसे राजस्थान में एक तरीके से देखो तो छोटा कानून, क्योंकि केवल सोशल सिक्योरिटी तक सीमित था। कर्नाटका का कानून थोड़ा और बड़ा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वेजेस तक भी आया। लेकिन हमने देखा है आंकड़ों में कि तेलंगाना में भी कुछ ही दिनों में शायद कानून पारित होगा। झारखंड में बातचीत हो रही है और कई और राज्यों में भी बात हुई है, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में कई, और केंद्र स्तर पर बातचीत हो रही है। केंद्र स्तर पर दिक्कत क्या है, वो कुछ स्कीम्स तक और ये डेटा जो मिलेगा वहाँ, आज तक ये कंपनियों ने केंद्रीय सरकार को ढंग का डेटा नहीं दिए। कानून के अलावा वो डेटा आएगा नहीं, और देना ही है हमारे, फिर से वही बात है, वही डेटा है। लेकिन हमने देखा कि जो गिग वर्कर्स हैं वो अधिकतर उस परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, उस कितने गिग वर्कर्स हैं, वो लगभग 90% दलित, ओबीसी, आदिवासी, माइनॉरिटीज से आ रहे हैं। मैनेजमेंट पूरा एक जनरल कास्ट अपर क्लास का है। तो लोग अपना हिस्सा मांगेंगे, हिस्सा मांग रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, काम करने वाले वही। तो इसके चीज़ हैं कि यदि यहाँ एक ढंग का कानून बने, ढंग का कानून बनाने में वही लगे, वही सोच रहे हैं, वही बता रहे हैं, और वो उनको अपने सही हक दें, तो शायद ये जो खेल चल रहा है कि आज तक जो आज, क्योंकि बहुत कानूनों में पेंशन का हक मिला, ग्रेचुइटी का हक मिला, ईएसआई का हक मिला, कुछ एक सेगमेंट को, ऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो भी अब बिखर के उनको गिग वर्क में ले रहे हैं। तो कम से कम हम कह पाएंगे कि आप गिग वर्क कराओगे तो वहाँ भी हम अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि काम करने वाले लोग, चाहे वो आज कंप्यूटर पर काम करें या चाहे आज वो स्किल्ड काम में करें, वहाँ भी वो गिग में डाल रहे हैं, केयर गिविंग में, नर्सिंग में। कल तो सारे वकील, और ये एआई के साथ मिक्स करके जो एक खेल खेला जा रहा है, ऐसा नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, किसी की काम की ज़रूरत नहीं है, जबकि दुनिया उसी से चल रही है। आप बताओ, गिग वर्कर्स नहीं होते तो कोई वर्क फ्रॉम होम हो पाता? बिल्कुल। कोविड के दौरान कौन था जो एक घर को चला रहा था? और जैसे ही कोविड थोड़ा रिलैक्स हुआ, सब गिग वर्कर्स को वापस उन्होंने खाली कर दिया बिल्कुल काम से। बिल्कुल। तो ये एक न्यायपूर्वक मानवीय देश हम चलाना चाहते हैं, तो उन व्यवस्थाओं को हमें उसी न्याय के साथ, इसी समझ के साथ करना चाहिए। और ये कुणाल, ये मेरी जो समझ मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, ये वास्तव में लोगों से आई, क्योंकि लोगों को समझ में आया मेरे साथ क्या है, अन्याय हो रहा है और उसका रास्ता कहाँ से निकल सकता है। चाहे वो सूचना के अधिकार का पहला क्रांति हो, और मैं कह रहा हूँ अब ये दूसरी क्रांति, ये नहीं है कि लोगों ने सबको सूचना दे के अपने कमाई कर दी है, वो क्रांति नहीं, वो तो कमर्शियल, वो एक नया फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म चालू हुआ। मैं कह रहा हूँ उसका सामना जब लोग करेंगे ऐसे, जैसे गिग वर्कर कानून में कर रहे हैं, अपनी डेटा लेके और न्यायपूर्वक व्यवस्था को चला के, तो एक अगली सूचना की क्रांति का कदम दिखेगा। तो जैसे कर्नाटका में ये लॉ है कि या तो एक आदमी खुद जाके अपने आप को रजिस्टर करे, या गिग वर्कर्स का जो प्लेटफॉर्म है जैसे जोमेटो, स्विगी हो गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको रजिस्टर करने की। वो करते ही हैं। आज की तारीख में मैं कहीं स्विगी में, जोमेटो में डिलीवरी करना चाहता हूँ तो मुझे रजिस्टर करना ही पड़ेगा। वो डेटा तुरंत जाएगा बोर्ड के पास और बोर्ड रजिस्टर करेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली डेटा एपीआईज के थ्रू जाएगा, कानून ये कहता है। तो आज तक डेटा मांगे जा रहे हैं सरकारें उनसे, दूसरे लोग भी, वो दे ही नहीं रहे हैं डेटा। अब वो डेटा जाएगा और वो मेरे अकाउंट में, वर्कर हूँ, मेरा अकाउंट खोलेगा बोर्ड में
और उसमें आएगा। और उसका कोई एडवांटेज है अकाउंट खोलने पे कोई? बिल्कुल एडवांटेज है, जो मेरा हिस्सा आएगा वो मेरे ही अकाउंट में आएगा, सेस का? सेस का हिस्सा। तो हर ट्रांजैक्शन, हर डिलीवरी, हर राइड, हर काम, मैं 1 घंटा काम भी कहीं डोमेस्टिक वर्कर हूँ और करूँ तो मुझे एक हिस्सा मिलेगा मेरे सोशल सिक्योरिटी के लिए, और वो क्लियर होगा वो हिस्सा किसका हिस्सा है, तो मेरा वेज भी क्लियर हो जाएगा। वो पूरा डेटा, वो डेटा नहीं मांगा जा रहा है कि किसको आपने क्या दिया, किसको पिज्ज़ा दिया या किसको दवाई दिया, वो तो ये कंपनियां छीन छीन के ले रही, उसके उनके ऊपर वो कंट्रोल है। लेकिन ये डेटा आ जाएगा, मैंने कितने समय काम किया, मुझे कितना पैसा उसका मिला, आपने टैक्स कितना लगाया, आपने मुझे सेस कितना दिया जो आपको देना चाहिए, मेरा हक पूरा मिला कि नहीं, और वो सेस आएगा मेरे अकाउंट में, और मैं ही चुनूंगा कि कितना पैसा किस पे लगाऊंगा, मैं कितने घंटे काम करूंगा तो मुझे कितना सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, और वास्तव में मेरे बुढ़ापे, मेरे तकलीफ में, मेरे बीमारी में, मेरे बच्चों की पढ़ाई में वो काम आ सकता है। तो अब भी ऐसा नहीं है कि ये स्वर्ग बन गया और हर कानून को इस देश में लागू करने में पसीना छूटता है, लेकिन रास्ता खुला है। और इसके और अंत में वो बोर्ड भी एक जगह एक बहुत इंटरेस्टिंग थी जब बातचीत हुई, तो एक मजदूरों के एक जो यूनियन के लीडर हैं, उन्होंने कहा मैं 10 साल से, ये शेख जी है, 10 साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये गिग वर्कर्स की, और मैंने कभी चेहरा ही नहीं देखा। आज आप प्लीज़ कार्ड दो। उनके बड़े बड़े वकील आए थे उस मीटिंग में, क्योंकि कंसल्टेशन था कानून का, तो उन्होंने कहा आपके नंबर्स दो, कार्ड दो, मैं मिल तो सकूंगा, हम किसी से नहीं मिल सकते, हम शिकायत करें, ये एक और उस कानून में है, हम शिकायत करें तो आपको ही करना है, और आप उसका जवाब देते ही नहीं। आप मेरा आईडी ब्लॉक कर सकते हो, फिर से वो डिजिटल दुनिया इतना बड़ा डिक्टेटरशिप है। मैंने आईडी ब्लॉक कर दिया, मेरी ज़िंदगी खत्म। मैंने किसी का डेटा उड़ा दिया, उसकी ज़िंदगी खत्म, उसका रिकॉर्ड खत्म। तो ये सारे चीज़ें बहुत स्पष्ट तरीके से हो जाती है, और आप और हम जानते हैं, हमें इन बड़ी हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत बड़ा कहते हैं, जब वो कुछ गलत करते हैं उनको फ़ोन करो, कोई बॉट काम करेगा, बात करेगा, फिर उसी के अंदर घूमते रहो, सबको अनुभव है। ये जो हम लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है, उसकी जिम्मेदारी कितनी है। तो इसीलिए एक बोर्ड है। अब शिकायत वहाँ नहीं सॉर्ट आउट होगा, पहले जिसके साथ समस्या है, तो फिर वो बोर्ड के पास जाएगा, जहाँ एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति देखेगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। वो हमें सबको चाहिए, सब जगह चाहिए। तो ये बोर्ड जब कर्नाटका में बन जाएगा तो एक गिग वर्कर सीधा ये बोर्ड के पास जा सकता है कोई चीज़ के रिड्रेसल के लिए? हाँ, सीधा नहीं, पहली बार जाएगा कंपनी के पास, कंपनी इतने दिन के अंदर नहीं करेगा तो वो बोर्ड के पास जा सकता है। और ऐसा ये कानून दुनिया में कहीं नहीं है गिग वर्कर्स को लेके? गिग वर्कर्स को लेके कानून है, लेकिन कि ये हर ट्रांजैक्शन की वजह से ये इनकी जिम्मेदारियां हैं, ये भारत के कानून लाया है, और इसीलिए इसका एक बहुत अच्छा रास्ता कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर सोशल सिक्योरिटी, हर ट्रांजैक्शन में जिम्मेदारी, शिकायत निवारण का बोर्ड कहीं नहीं है। तो ये चीज़ें नई हैं और बहुत रास्ता। अभी मीटिंग हुई जिसमें दूसरे देश जहाँ बने भी हैं कानून, वो लोग भी आए थे, लैटिन अमेरिका से, यूरोप से भी। उन्होंने कहा ये बहुत मलेशिया, सिंगापुर बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम भी हमारे यहाँ इन चीज़ों को लेना चाहते हैं। तो भारतीय मजदूर संगठन रास्ता खोजते हैं, बनाते हैं, वो इनोवेशन भी है, और ताकत भी है। सो MKSS एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उनका रोल नरेगा में भी रहा है। तो बिफोर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे नरेगा को लेकर ही है। नरेगा की क्या जर्नी थी, और अब नरेगा किस टाइप ऑफ रोड ब्लॉक्स या किस टाइप ऑफ इश्यूज से जूझ रहा है? तो नरेगा के भी RTI के साथ की कहानी है। एक ही साल पारित हुए 2005 में, और नरेगा ने रास्ता दुनिया को तो दिखाया, आज भी देख रहे हैं लोग कि जिनके पास काम नहीं है वो काम मांगे और उनको काम मिले, और वो अपने मनपसंद का अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। और ऐसा नहीं कि उनको बहुत पक्की नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो ऐसा काम कर सकते हैं जब वो बहुत तकलीफ़ में है, और जो अपने इलाका है उसको
वास्तव में विकास के ढांचे में ला सकते हैं। हम बड़े बड़े ये बड़ी बड़ी हाईवे तो देखते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे एक दलित की बस्ती में एक छोटी सड़क जाए, पानी का छोटा सा टांका बने, ये सब चीज़ें, पेड़ लगे हर जगह। अब आज नरेगा के ऊपर इतनी बड़ी संकट इसलिए है क्योंकि बजट काटने में लगे हुए और सारा अमीर वर्ग, और ये तो एक, मैं तो कहता हूँ एक किस्म का एक अपराध है। लोगों ने काम किया और उनको 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं मिल रहा है। पिछले साल के लोगों को इस साल के बजट से पेमेंट मिल रहा है और वो साफ दिख रहा है। तो नरेगा को पहले तो ये सरकार जो आई, इन्होंने कहा हक बेकार है, हक नहीं देने हैं, हक जैसे कार्यक्रम खत्म करने हैं, मार्केट हक देगा। मार्केट ने नहीं दिया। कोविड के दौरान नरेगा नहीं होता, खाद्य सुरक्षा नहीं होता, तो लोग लाखों की संख्या में भूखमरी की स्थिति फैमिन हो जाता बड़े पैमाने पर। और वो इस सरकार ने भी काम में लिया, फिर कहने लगी कि अच्छा है लेकिन पैसा नहीं दोगे। नरेगा कानून कहता है कि 15 दिन के अंदर पेमेंट करो। सबसे गरीब मजदूर है, आप उनका पेमेंट नहीं दे रहे हो, आप उसके अंदर जो मुआवजा है वो नहीं दे रहे हो, आप लड़ाई लड़ रहे हो। रोज किसके साथ लड़ाई लड़ रहे हो? आपके ही नागरिकों के साथ। लेकिन वो आज भी जा रहे हैं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। विकल्प होता तो नहीं आते, कोई जबरदस्ती तो नहीं कह रहा है उनको आने के लिए। और नरेगा भी साल के 100 दिन ही है। 100 दिन ही है। लोग बहुत जगह, हमने राजस्थान में लड़ाई लड़ी, शहरी रोजगार गारंटी चालू किया, उस कानून के भी रूल्स नहीं बने वो भी, और हमने कहा, और वो नरेगा के दिन भी बढ़ा दिए उस राज्य के स्तर पर। तो दिन बढ़ाना चाहिए क्योंकि हम ये सोचें आज क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसी रूप में देख लो, नरेगा से बढ़िया कोई क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट रिवर्सल का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। क्योंकि आप पेड़ लगा रहे हो। एक तो माइग्रेशन भी रुकेगा, लोग वहाँ मैकेनाइज्ड काम नहीं है, लेबर डिस्प्लेसिंग मशीन्स बैंड है। तो आप कहीं पेट्रोल नहीं उड़ा रहे हो, आप कार्बन नहीं बढ़ा रहे हो, आप कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हो। आप उसी रूप में देख लो, आज पैसा खर्च कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, फिर से पहले कंपनियां पैदा कर रही है पोल्यूशन और फिर कंपनी बन रहे हैं ठेकेदार कि हम पोल्यूशन को कम करेंगे। तो वो CSR नहीं, वो ठेका ले रहे हैं कि हम पोल्यूशन कम करने वाले कम करें। हाँ, बड़ी बड़ी हम मशीनें बनाएंगे। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जबकि आम लोग नरेगा जैसे प्रोग्राम के साथ छोटे छोटे पानी के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, अपनी खेती चला सकते हैं, अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ा सकते हैं। जिस इलाके में कहीं पूरे, जहाँ समुद्र के तट पे खतरा है या क्लाइमेट या पहाड़ों में खतरा है, तो वहाँ कई सारे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं जिसमें लोग बच सके जब ये क्लाइमेट रिलेटेड कुछ इमरजेंसीज होंगे, आपदा होंगे। तो नरेगा से सुंदर प्रोग्राम मेरे हिसाब से किसी सरकार के पास नहीं हो सकती है। इसमें हम केवल ये कहते रहे GDP का 1% दो। यदि आप कह रहे हैं ग्रोथ रेट हो रहा है तो उस अनुसार उसको भी बढ़ाओ। उल्टा GDP के 1% को छोड़ो, 0.20% से कम आ गया नरेगा का। तो आप गला घोंट रहे हो। कई लोग, हमारे साथी लोग कहते हैं नरेगा ICU में आ गया। और सच में क्यों आया? क्योंकि आपने उसका गला घोंट दिया। वो एकमात्र कानून कहता है कि ये बजट से नहीं रुकना चाहिए। जितने लोगों को 100 दिन तक का काम चाहिए वो मिलना ही चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, और उनका पेमेंट 15 दिन में होना चाहिए। इतना तो अपने नागरिकों को के लिए हम कर ही सकते हैं। एब्सोल्युटली। और नरेगा में काफ़ी, एज फार एज आई नो, फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। राजस्थान जैसी जगह में 80% के आसपास पहली बार उनके जेब में पैसा आया, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आया। उनके घरों में और तकलीफ थे तो उन्होंने उससे अपना घर चलाया। कहीं और कुछ हो गया, पति माइग्रेट भी करते हैं तो बच्चों को रखते हैं और स्कूल जाते हैं वहाँ और हॉस्पिटल जाते हैं। हमारे पूरे देश का विकास होता है। और ये इसको इस रूप में पीछे के रास्ते से पैसा रोक के गला घोंटना बहुत बहुत बड़ा अन्याय है, और बहुत बड़ी संख्या के साथ बड़ा अन्याय है। और इस सरकार को सीधा सोचना चाहिए। बहुत बहुत बार हम लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, 100 दिन के धरने हुए हैं दिल्ली में, बार बार उनके पास पिटिशन जाता है, कोर्ट के माध्यम से
दरवाज़ा भी खटखटाया है, दिखता है कि पिछले साल 20,000 करोड़ का ड्यू रह गया। अब वो लोग कहाँ से कितने दिन इसी पर टिके हैं कि उनको जल्दी से जल्दी। जिस स्टेट में इलेक्शन हार जाते हैं वो नरेगा का पैसा रोक देते हैं। हाँ, वो भी है, ये भी एक बहुत बड़ा है। बंगाल जैसे राज्य के साथ अब आपकी राजनीति जो भी हो, वो उन मजदूरों ने क्या किया? 1 करोड़ मजदूर हैं बंगाल में, और बंगाल को 3 साल हो गए पैसा नरेगा का नहीं दिया। ये तो आप विकास के पैसों के साथ कभी नहीं कर सकते। और मैं ये फिर से कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि नरेगा का पाई का हिसाब वेबसाइट पे, एक पाई का हिसाब ये तो मैं बोल सकता हूँ। मैं दावे के साथ, सच्चाई के साथ, प्रूफ के साथ, डेटा के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि वो सब है। वो जो सत्ता में बिना जवाबदेही के काम करना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं सब डेटा हट जाए, डेटा इकट्ठा भी नहीं, और जो हो वो केवल सरकार देखे, तो वो तो लोकतंत्र नहीं है। थैंक यू निखिल, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। Nope.